नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, सुबह से जो खबरें हैं, संसद जो है आज भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। कल जो है अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष ने लाया था वो गिर गया, आपको पता है। गिरना ही था क्योंकि सरकार बहुमत में है और विपक्ष इकट्ठा है। फिर भी जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से सदन में बहस चल रही है, उसमें नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और जब नैतिकता की गुंजाइश नहीं बचती है तो सरकार अपनी गलती माने या अपनी नहीं भी माने तो गलती में सुधार करे, इसकी संभावना नहीं बचती। और जिस तरह से कल राहुल गांधी के खिलाफ पूरी सरकार, इसको कह सकते हैं कि मोदी जी तो संसद आ नहीं रहे, लेकिन मोदी जी के तमाम जो सिपाही हैं वो राहुल गांधी पर हमलावर रहे। और प्रियंका गांधी ने कहा भी कि जो सत्ता पक्ष है उसका एकमात्र जो काम करने का तरीका है उसमें राहुल गांधी पे हमला करना है। और पिछले 12 सालों में एकमात्र वो शख्स है राहुल गांधी जो लगातार सरकार को की कमियों को गिनाता रहा है और सरकार के खिलाफ निडर होकर के लड़ता रहा है। अब देखिए, पूरे देश में गैस को लेकर के हाहाकार मचा है, लंबी लाइनें हैं, मारपीट हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई बेहद आपातकाल की स्थिति। हालांकि ये बात सच है, आपातकाल की स्थिति है। ये युद्ध कब तक चलेगा ये पता नहीं। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि वो युद्ध रोकना चाहता है। आज 13वां दिन है, आपको पता है कि इस जंग का 13वां दिन है और अमेरिका ने अपनी तरफ से कह दिया कि हम जीत चुके, लेकिन मिशन पूरा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। अब जब जीत चुके तो मिशन क्या है? मिशन है तेल पे कब्जा करना। तो एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो हम जीत चुके, युद्ध रोकने की बात करने लगे। अब कुछ बचा नहीं ईरान में तबाही लाने के लिए। दूसरी तरफ अभी भी वो कह रहे हैं कि मिशन तक पहुंचना अब जारी है, जिसको कहते हैं विरोधाभासी बयान। जो ट्रंप का चरित्र है विरोधाभासी, कब क्या बोलेगा नहीं पता। दूसरी तरफ ईरान ने भी जो है वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, और अगर पीछे हटता है तो उसकी जो शर्त है वो मानना पड़ेगी। और इसके पहले भी ईरान ने कहा था कि ये जो युद्ध करते हैं, जब मन करता है इनका युद्ध करते हैं, युद्ध करने के बाद वो सीज फायर करते हैं, सीज फायर करने के बाद फिर कुछ दिन शांत रहते हैं, फिर युद्ध करते हैं। तो इसका कुछ तो समाधान निकलना चाहिए। युद्ध क्यों, तो युद्ध कब तक? तो ईरान जो है वो इस तरीके से अपनी इस बार तैयारी उसने की है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उन्होंने केंटकी राज्य में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जंग के कुछ घंटे में ये तय हो गया था कि अमेरिका आगे है और अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी कमजोर कर दिया। अपने मुंह मियां मिट्टू इसी को कहते हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने संसद को बताया कि ईरान जंग के शुरुआती 6 दिन में अमेरिका ने तकरीबन 11.3 अरब डॉलर, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इनमें से करीब 5 अरब डॉलर, लगभग 45,000 करोड़ रुपए हथियार और गोला बारूद पर खर्च हुए। अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास अब पैसे नहीं है और पैसा चाहिए तो उसको पास कराना पड़ेगा संसद में ट्रंप। अब पैसा पास होता है या नहीं होता है वो अलग बहस का विषय है, लेकिन फिलहाल जो है अमेरिका ने जिस अहंकार के साथ लड़ाई शुरू की थी, ईरान उसको जो है पस्त करता दिखाई पड़ रहा है। ईरान के हमले लगातार जारी और जो मिडिल ईस्ट के देश है वो परेशान है। लगातार मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान हमला कर रहा है और खास करके अब न केवल सैन्य ठिकानों पर बल्कि बड़ी बड़ी इमारतों में भी हमला हो रहा है। जो देश
अमेरिका के साथ खड़े हैं। और जहां-जहां से अमेरिका ईरान पे हमला करता है या इज़राइल पे हमला करता है, उन देशों पर ईरान हमले कर रहा है। देखिए, ईरान ने कहा कि दूसरी तरफ जो है कि ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा कि जंग खत्म करने के लिए 3 शर्तें ज़रूरी हैं। ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, युद्ध के नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में हमला न होने की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले। अब सवाल ये उठता है कि ये 3 शर्तें कौन मनवाएगा? क्या अमेरिका, ईरान टेबल पे बैठेंगे और दोनों इस बात पे सहमति जताएंगे? क्या ये जो रूस है, रूस ऐसा करेगा? एक संस्था है, आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, उसने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में जो है वो ये प्रस्ताव जो पास किया है वो एक तरह से मानिए कि ईरान के खिलाफ है, अमेरिका के समर्थन में। उसमें कहा गया है कि ईरान की तरफ से खाड़ी देशों और जॉर्डन पर हुए हमलों की निंदा की गई। जो मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान ने हमला किया है उसकी निंदा की गई है और इस प्रस्ताव में ईरान से तुरंत हमले रोकने की मांग की गई। और बुधवार को यानी कल यूएनएससी के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 13 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और ये प्रस्ताव गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने पेश किया था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 135 अन्य देशों का भी समर्थन हासिल है। जाहिर है जो पिछलग्गू देश हैं अमेरिका के, जो अमेरिका डर है जिनको अमेरिका से, वो अमेरिका के समर्थन में जो ये पास किया गया है उस पर चुप्पी साधेंगे, उस पर समर्थन करेंगे। क्योंकि यूएन बोलता जरूर है, मानवीयता के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है बोलते हुए, लेकिन व्यवहार में यूनाइटेड नेशंस जो है अमेरिका की एजेंसी की तरह काम करता है, ये पता है। हालांकि चीन और रूस जो 2 ताकतवर देश है, उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया और लेकिन ये भी साथ में है कि उन्होंने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को रोकने की भी कोशिश नहीं की। तो इससे ये पता चल रहा है कि दुनिया में जो हो रहा है उसमें सारे देश अपने अपने तरीके से लाभ देख रहे हैं और ईरान की बर्बादी की शर्त पर, ईरान की कामयाबी की शर्त पर, कुछ देश है जो ईरान की बर्बादी में अपनी कामयाबी देख रहे हैं और कुछ देश हैं जो ईरान की कामयाबी में अपना फायदा देख रहे हैं। रूस के लिए कहा था, यूनाइटेड नेशंस के ही चीफ ने कहा था कि क्षमा करेंगे, यूरोपियन यूनियन के जो हेड हैं उन्होंने कहा था कि इसका फायदा जो है दरअसल रूस उठा रहा है, रूस फायदा ले रहा है, ये अमेरिका को गवारा नहीं। लेकिन अमेरिका जानता है कि रूस से तो बाद में निपट लेंगे, वहां यूक्रेन बैठा हुआ है निपटने के लिए। असली समस्या है चीन, और चीन जो है, न केवल चीन बल्कि भारत भी। भले नरेंद्र मोदी जो है वो खड़े दिखाई पड़े इजराइल के साथ, अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका जो है वो चीन के साथ साथ भारत के भी खिलाफ, खास करके ट्रंप। और ट्रंप जो है लगातार नरेंद्र मोदी जी को या कहिए उनके बहाने भारत को बेइज्जत कर रहा है, परेशान कर रहा है। देखिए अभी बुधवार को ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, कि सेक्शन 301 के तहत चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देशों के खिलाफ व्यापार के गलत तरीकों, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जांच की जाएगी। और उन्होंने कहा कि इसके बाद इन देशों पर गर्मियों तक नए शुल्क लगाए जा सकते हैं, भारत भी इसमें है।
इस जांच के तहत जिन देशों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी गलत व्यापार तरीके का दोषी पाया जाता है, उन देशों से आयात होने वाले सामान पर अमेरिका को इंपोर्ट टैक्स आयात कर यानी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाता है। आपको पता है कि टैरिफ लगाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास ये अधिकार नहीं है। नतीजा हुआ कि ट्रंप ने जो लगाया था टैरिफ पर 25% का, उसको हटाना पड़ा। लेकिन अब ये नई जांच जो है वो वापस उसको जस्टिफाई कर देगा और फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दोबारा वो टैरिफ लगा सकते हैं, यानी भारत को मुसीबत से मुक्ति नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी भी जो आज फिर जो है वही हुआ, लोकसभा में सांसद जो है अभी तो सिलेंडर को लेकर के हंगामा करते रहे और 11 बजे सांसद जब कार्यवाही शुरू हुई तो सांसदों ने नारेबाजी शुरू की और नारेबाजी थी नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। नारा अच्छा है, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। नरेंद्र मोदी जब से सत्र शुरू हुआ है संसद नहीं गए और मोर्चा संभाले हुए गृह मंत्री जी किस तरीके से मोर्चा संभालते हैं आपको पता है। इसको अगर सिनेमाई भाषा में कहूं तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने हेंचमैन को लगा दिया। हेंचमैन कहते हैं जो बॉडीगार्ड होते हैं। बॉडीगार्ड तो एनएसजी के कमांडो है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के कमांडोज होते हैं बॉडीगार्ड के तौर पर। लेकिन जो मुंह के गार्ड है, मोदी जी जो नहीं बोल पा रहे हैं, मोदी जी जो राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उससे लड़ने के लिए यानी राहुल गांधी से लड़ने के लिए मोदी जी ने कई सारे फंटर लगा रखे हैं। उसमें अनुराग ठाकुर है, उसमें निशिकांत दुबे हैं, रविशंकर प्रसाद हैं और भी कई मंत्री, किरण रिजिजू भी। हालांकि फंटर शब्द जो है कई लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार है उनका एकमात्र मकसद होता है बहस न हो, बहस में कोई जवाब न देना पड़े और राहुल गांधी को बेवकूफ साबित किया जाए, राहुल गांधी को बेईमानी साबित किया जाए और राहुल गांधी को बेईमानी साबित करने के बहाने पूरे विपक्ष को दरकिनार किया जाए, देशद्रोही साबित किया जाए और जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो सुप्रीम हो रहा है, इसको स्थापित किया जाए। नरेंद्र मोदी ने जो किया है, खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने जो गलतियां की है उसको सुधार रहे हैं। अब गलतियां सुधार रहे हैं कि जो अच्छाइयां थी उसको गटर में डाल रहे हैं, ये तो देश देख रहा है। अभी देखिए, अभी तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है, फिर 12 बजे शुरू होगा, संसद शुरू होगी और स्पीकर ओम बिरला जो है वापस अपने आसन पर आ गए, चूंकि कल प्रस्ताव गिर गया विपक्ष का। और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो संकट आया है, गैस और तेल का संकट, बड़ा गहरा संकट है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो अपनी जगह है, लेकिन हम तमाम लोग, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो थोड़ा बहुत दुनियादारी को जानते हैं, वो जानते हैं कि यह संकट कितना गहरा है, छोटा मोटा संकट नहीं। और जो आम आदमी है वो भी जब सिलेंडर लेकर के दौड़ रहा है तो समझ लीजिए कि उसको भी पता चल गया है कि खतरा बहुत गहरा है। और पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हर आदमी को खतरे से लड़ना सिखा दिया। खतरे से लड़ने का मतलब क्या होता है? आंख बंद कर लीजिए और सड़क पे दौड़ने लगे। खतरे से लड़ना, ऐसे लड़ना सिखाते हैं नरेंद्र मोदी। आंख बंद कर लो और दौड़ो, न दिमाग चलाओ न आंख चलाओ, दौड़ते रहो और दौड़ करके जो है अपनी अपनी जगह सुरक्षित कर दो, उसे मारपीट कर दो। नोटबंदी आज की, नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था? मोदी जी बड़ा खुश हुए थे, शादी होने वाली है और नोटबंदी। अभी वही चल रहा है, अभी भी शादी का सीजन, शादी का सीजन है और गैस गायब, तेल गायब, गाड़ी कैसे चलेगी, भोजन कैसे बनेगा, होटल रेस्टोरेंट बंद है। मोदी जी को क्या, वो हरी झंडी दिखा रहे हैं, ट्रेन चलेगी, बिना खाए पिए भी ट्रेन चलेगी, सड़ा हुआ खाना ट्रेन का खाइए, ट्रेन चलेगी। ट्रेन चल रही है, संसद चल रही है, नरेंद्र मोदी को कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने अपने आदमी लगा रखे हैं 5। ये लो जाओ और राहुल गांधी को गलियाना, राहुल गांधी को गलियाने से अगर समय मिल जाए तो नेहरू को गलियाने लगना। यही पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी ने अपने
खास सांसदों को खास काम दिया हुआ है, और गटर मीडिया तो है ही उसको एंजॉय करने के लिए। पब्लिक मस्त है, हमारे साथी कई कहते हैं कि पब्लिक पस्त है, पब्लिक त्रस्त है, कुछ त्रस्त पस्त नहीं, पब्लिक मस्त है, चूंकि भगवान है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। वो चाहे भगवाधारी हो या लंगोटधारी हो, जिसके पास देह पे कपड़ा नहीं, विद्वान हो, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ हो, प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, या गोबर ठोकने वाला हो, जिसको कोई स्कूल नहीं देखा, कुछ पढ़ा नहीं, दोनों की एक भाषा, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। जाको राखे साइया मार सके न। इसलिए नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि हम जिस देश के राजा हैं, जिस देश के मालिक बने हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम जो है, प्रधानमंत्री पद का अपमान हो जाता है, मोदी जी का भी अपमान है, प्रधानमंत्री की जगह उनको राजा कहा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत नाम के देश के राजा है, तो जो चाहे करें। पिछले 12 साल से देखिए कि कहीं विपक्ष नजर आता है, विपक्ष की कोई भूमिका है ये दिखाई पड़ता है। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी एक भी दिन ऐसा प्रयास किया जहां दिखे कि विपक्ष होना चाहिए? मान लीजिए कि राहुल गांधी जो है बाल बुद्धि, मान लीजिए कुछ पल के, जो नेहरू जी के किए को, जो जवाहरलाल नेहरू, जो लाल बहादुर शास्त्री, जो इंदिरा गांधी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के किए को खारिज कर दे, उसके लिए राहुल गांधी क्या? तो ये है नरेंद्र मोदी जी का पथ। हमने लिखा है भारत क्या चाहता है। भारत चाहता है कि शुतुरमुर्ग की तरह जब संकट आए तो गर्दन घुसेड़ दो, जो जितना गरीब है और गरीब हो जाए, जो जितना अमीर है और अमीर हो जाए। हम अमीरों को अमीर बनने में जितना हर संभव प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे, सरकार की यही भूमिका है। इसके पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो गरीबों की चिंता करती थी कि आम आदमी स्वाभिमान के साथ कैसे अपना जीवन बेहतर बना सके, ये सरकार की ये भूमिका होती थी। नरेंद्र मोदी सरकार की जो भूमिका है वो ये है कि आम आदमी, ये 500 रुपया ले लो, ये 200 रुपया ले लो, ये 5 किलो अनाज ले लो, अपने स्वाभिमान को मिट्टी में घुसेड़ दो, हाथ फैला दो, और जो ताकतवर है, जो अमीर है, वो और अमीर बन जाए। उनके पैसे से हम हवाई जहाज पे घूमे, हम हरी झंडी दिखाएं, और अंबानी जो है अमेरिका में, अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाए, 300 अरब $300 की रिफाइनरी। प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से, इसके पहले मनमोहन सिंह भी बेचारे जाया करते थे, दुनिया के देशों से कहते थे कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। देखिए मोदी जी का दौर, यहाँ के व्यापारी अमेरिका में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना बुलाए अमेरिका दौड़े जा रहे हैं। हमारे देश के पढ़े लिखे नागरिक भी दौड़ रहे हैं। जो ज्यादातर सांसद जो हैं उनके बच्चे अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में पढ़ते हैं, वहां से पढ़ाई करके जो सांसद होते हैं, तो यहाँ सांसद अपने बाप की जगह लेते हैं। पिताजी की मृत्यु हो गई, माताजी की मृत्यु हो गई, सांसद रहते, मंत्री रहते, मर गए, अब हम सांसद बन जाते हैं। मोदी जी यही जिताने के लिए, और मोदी जी के रैली के लिए अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कहिए, अरबों रुपए जो है पार्टी फंड में है। बिजनेसमैन अगर नहीं देंगे सीधे से तो है ही वित्त विभाग, गृह मंत्रालय, ईडी है, सीबीआई है, कुछ नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लठाइत हैं। तो तमाम तरीके का इंतजाम है। संसद में कानून पास करेंगे उनके हित में, आपको देंगे खुरचन, उनको देंगे दूध, मट्ठा, मलाई, घी, सब उनके लिए, अंबानी के लिए, अडानी के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी बेवकूफ है, मान लीजिए, सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे भी वही चलता रहता है, राहुल गांधी बेवकूफ। लेकिन दरअसल हकीकत क्या है कि जो गटर मीडिया है वहां भी बीजेपी के प्रकांड विद्वान, आज तक वैसा कोई विद्वान धरती पे पैदा नहीं, सुधांशु त्रिवेदी, राजकुमार भाटी के सामने जो है मुंह बंद हो जाता है। राजकुमार भाटी का सामना नहीं कर पाते और कहते हैं मैं विद्वान। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के भक्त, जिसे ट्रंप झूठ बोलने में मास्टर है,
छेथरई में मास्टरी हासिल है, सिलेंडर 5,000 रुपए का हो जाएगा तो भी हम खरीदेंगे। तो सिलेंडर लेकर के दौड़ कांग्रेस ही दौड़ रहे हैं क्या? जाके पता कीजिए कितने भाजपाई उसमें दौड़ रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे वो सबसे पहले लाइन में दौड़ रहे हैं, वो फोन लगा रहे हैं कि किसी तरह नेताजी हमारा हो जाए। या हम तो देखें जो कोरोना काल था, हम तो ये भी जानते हैं, कल ही हमारे एक परिचित बता रहे थे कि कैसे यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन कराने के लिए शिक्षा मंत्री फोन करते हैं। यूनिवर्सिटी में सामान्य एडमिशन कराने के शिक्षा मंत्री को फोन करना पड़ता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, और शिक्षा मंत्री फोन करते हैं और तमाम मेरिट जो है वो किनारे हो जाता है, और जो नॉन मेरिट वाले हैं, जो सिफारसी हैं, वो शिखर पर जाकर के बैठ जाते हैं। ढेर सारे प्रोफेसर, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे दूसरे यूनिवर्सिटी हो, जो लंबे समय से काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी नहीं करवाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाई थी। तो सबके पीछे कहीं ना कहीं माना जाता है मनमोहन सिंह थे। तो जो लंबे समय से 8 साल से 10 साल से 7 साल से 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोफेसर थे, उनको हटाया जा रहा है और सिफारसियों को लाया जा रहा है। तो ये है विद्युता का हाल। राहुल गांधी को बाकी बताने के लिए तो है, और अब सब राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि राहुल गांधी बड़ा ईमानदार आदमी है, लेकिन ईमानदारी राजनीति के लिए बहुत बड़ा गुण आज की तारीख में नहीं। जिस तरीके से देश के आम लोग तमाम दुख उनके सामने है, खाली सिलेंडर के गैस का दुख नहीं, सिलेंडर में गैस नहीं, शहर में या गांव में रोजगार नहीं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं, अस्पताल में दवाई नहीं, सड़क पे लंबी लाइन, ट्रेन में टिकट नहीं, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनाइए। तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है। पाकिस्तान देख लीजिए कि पाकिस्तान कब बना था? इस्लाम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, मुसलमानों का देश पाकिस्तान 1947। कहाँ है पाकिस्तान? छोड़ दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, गटर मीडिया ही रोज बोलता रहता है पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान कितना भीख मांगता है उसके बाद भी देख लीजिए कि पाकिस्तान जो है 6 आदमी भेजता है, आपके 26 आदमी को मार देता है और आप गला फाड़ते रह जाते हैं। पाकिस्तान के हिस्से है कुछ नहीं, गटर में है, लेकिन आपको भी उसने गटर में खींच लिया है और आप मुसलमानों का विरोध करते करते खुद गटर में उतर गए, हिंदू राष्ट्र बना रहे। लेकिन कोई भी राष्ट्र जो है वो जो बना है उसको विज्ञान ने बनाया, दुनिया के किसी भी राष्ट्र को धर्म ने नहीं बनाया, और जो राष्ट्र धर्म से बना है बर्बाद है। पाकिस्तान हो या इजराइल, अमेरिका में 23% लोग धर्म को नहीं मानते हैं। चीन में तो धर्म माना ही नहीं जाता। चीन से अक्सर तुलना करते हैं भारत के कि चीन देखिए कहाँ चला गया। अरे चीन इसलिए चला गया कि चीन नहीं कहता है कि घंटा बजाने से जो है तरक्की हो जाएगी, हम कहते हैं घंटा बजाने से ही तरक्की होती है। विज्ञान कुछ नहीं करता। आज अमेरिका के लिए चीन चुनौती, ये जो युद्ध हुआ है उसमें चीन भी बड़ा कारण है। अमेरिका ने जो है ईरान के बहाने चीन को मारने की कोशिश की, लेकिन चीन भी बड़ा सयाना है। चीन जानता है कि अगर झुकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हमारे जो साथी हैं विनय, उन्होंने इस पर विस्तार से बात की है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि भारत को क्या मिलना है। क्या हम अंबानी के अमेरिका में रिफाइनरी बनाने से खुश हों, गर्व करें, विश्वगुरु बन गए हम कि अमेरिका को भी भारत के आदमी की जरूरत पड़ गई? अक्सर मैं देखता हूँ लोग लिखते हैं अमेरिका के जो नासा है उसमें भारतीय भरे हुए हैं, गूगल के जो चीफ हैं वो भारतीय हैं, फलाना के चीफ हैं वो भारतीय है। अरे वो चीफ नौकरी कर रहे हैं, अपना क्या खड़ा किया? कल 1 लात मारेगा और बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्या गूगल के मालिक को बाहर कर दोगे?
क्या जो यूट्यूब का मालिक है उसको बाहर कर दोगे? क्या अमेजन के मालिक को बाहर कर दोगे? अमेजन के यहाँ नौकरी करते हो आप, किसी भी क्षण भगा देगा। तो हमारे यहाँ खुश होने के भी कितने झूठे तरीके हैं, और यही हमें हिंदू राष्ट्र सिखाता है। नेहरू ने ऐसा नहीं सिखाया था। नेहरू ने कहा था कि मानवता के रास्ते पर चलेंगे, हम एक दिन उस गौरव को पालेंगे जिसके लिए भारत दुनिया में जाना जाता था। अब कब जाना जाता था ये मुझसे मत पूछिए, लेकिन इतिहास में है तो मैं भी कह रहा हूँ। और जो सबसे बड़ा संकट है वो ये कि आंख पे पट्टी बांध करके नरेंद्र मोदी भारत को दौड़ा रहे हैं दुनिया की दौड़ में, विश्व गुरु बन जाए। उधर शंकराचार्य लड़ रहे हैं, इधर हम लड़ रहे हैं। पहले एक बार हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, फिर हम सवर्ण और पिछड़ा लड़ने लगते हैं, फिर पिछड़ा और दलित लड़ते हैं, फिर दलित और दलित लड़ते हैं। कोई नहीं मिलता तो अपने भाई से लड़ लेते हैं। ढेर सारी घटनाएं रोज घट रही है कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। कल भी मैं ऑटो से जा रहा था तो ऑटो वाले ने कहा कि सर क्या किया जाए, हालांकि वो मुस्लिम था, उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज का, गांव में उसका घर है। उसने कहा कि सर जो है यहाँ तो घर था मेरा, लेकिन भाइयों ने कब्जा कर लिया, मुझे बाहर कर दिया। हमने कहा आप लोग तो इस्लाम मानने वाले लोग हैं, धोखा किसी से करते नहीं, बोलते हो मुसलसल है जिसका ईमान वो है मुसलमान, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो बोला कि साहब देखिए उसको पता थी बात, पढ़ा लिखा था, वो भी ग्रेजुएट था। उसने कहा सर वो ईरान भी तो मुसलमान राष्ट्र, सारे मुसलमान राष्ट्र उसी से लड़ रहे हैं। हमने कहा चलो अच्छा है आपको समझ में आता है। तो धर्म के नाम पर जो देश बना, पाकिस्तान, इजराइल, बाकी धर्म के नाम पर कोई देश नहीं बना, यही दो बने। और तीसरा बनने के क्रम में लगा हुआ है भारत। कहाँ जाएंगे देखते रहिए।